हेलो एवरीवन, एसक्यू डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। मैं शैलेंद्र सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, एमपी। जैसा हम विदित हैं कि हमने एक लेक्चर सीरीज का शुभारंभ किया है। श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के विधि विभाग के द्वारा ये लेक्चर संचालित हो रहे हैं और इस सेगमेंट में हम सीरीज वाइज जो लॉ के सब्जेक्ट हैं वो लाने का प्रयास करेंगे आपके अवेयरनेस के लिए, जो जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए। और यहाँ पर एलएलबी और बीए-एलएलबी के पाठ्यक्रम में भी इंडियन पीनल कोड को समायोजित किया गया है। एलएलबी के फर्स्ट सेम में और बीए-एलएलबी के 5th सेमेस्टर में इंडियन पीनल कोड है। तो इंडियन पीनल कोड यानी एक सब्सटेंटिव लॉ है, यानी मौलिक कानून है, सारभूत विधि है। ये हमें अपने अधिकारों और दायित्वों का सृजन कराती है, बताती है कि ये आपके अधिकार दायित्व, यानी जो सब्सटेंटिव लॉ किसी देश का होता है तो वो आपको अधिकार एवं दायित्वों के बारे में, यानी क्रिमिनल लॉ है, इसको क्रिमिनल लॉ से भी जाना जाता है। यह एक प्यूनिटिव यानी दंडात्मक कानून है। तो इस दंडात्मक कानून की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, इसके कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। अब यहाँ पर जो इसमें टोटल चैप्टर है 23, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस है 511। तो इसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे और आज चैप्टर नंबर 1 को भी यहाँ कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो इंडियन पीनल कोड 1860, यानी इसे हिंदी में भारतीय दंड संहिता के नाम से जाना जाता है, उर्दू में से ताजे-राते हिंद के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर कुछ सेक्शंस होते हैं और कुछ सेक्शन के बाद उसमें कोई डेफिनेशन दी होगी और डेफिनेशन के साथ पनिशमेंट होती है। सेक्शंस हिंदी में धारा कहते हैं, उर्दू में दफ़ा कहा जाता है। आपने मूवी में कई जगह सुना होगा कि दफ़ा 302 के तहत बामुशक्कत सज़ा दी जाती है। इस तरीके के वर्ड वहाँ प्राचीन काल में चलते थे, मोहम्मडन काल से ही इसका ओरिजिन हुआ। तो यहाँ पर धाराएं यानी सेक्शंस होंगी, आपके परिभाषाएं होंगी और दंड के प्रावधान होंगे कि आपके किसी कार्य या लोभ से कोई व्यक्ति अगर इंजर्ड होता है तो उस अगर परिभाषा के अंतर्गत वो आएगा तो उसको कितनी सज़ा होगी, ये बताने का कार्य आपका इंडियन पीनल कोड करेगी। यानी ये भारत का एक दंडात्मक कानून है, दंड देने की व्यवस्था है। अब इसके विस्तार क्षेत्र के बारे में आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ होगा। तो इसमें टोटल बात की अपन ने, टोटल सेक्शंस हैं 511, टोटल आपके चैप्टर हैं 23। इसको एक्ट नंबर 45 के नाम से जाना जाएगा। इसका नाम होगा भारतीय दंड संहिता। अब इसमें चैप्टर नंबर जो 1 होगा वो विस्तार क्षेत्र के बारे में बात करेगा। विस्तार क्षेत्र यानी इसका एक्सटेंशन कहाँ कहाँ पर होगा, कब कौन से कार्य या लोभ को ये आईपीसी दंडित बनाती है, तो यहाँ पर विस्तार क्षेत्र को समझना होगा। तो इसके संबंध में जो सेक्शंस हैं 1 to 5, सामान्य प्रस्तावना के नाम से आपके इंडियन पीनल कोड में ये चैप्टर देखने को मिलेगा। अगर आपके पास बेयर एक्ट हो तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 सामान्य प्रस्तावना की चर्चा करता है। उसके जो फर्स्ट पेज में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, यही सारी बातें लिखी होंगी कि सभ्य समाज की देन है। ये सर जेम्स स्टीफन ने इसको कभी समाप्त न होने वाली स्मारिका की संज्ञा दी है। और अपराध के एसेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं, वो यानी कोई मनुष्य होगा, मानव होगा, वो कोई कार्य या लोभ करेगा और मेंस रिया के साथ करेगा और कार्य और संबंध में युक्तियुक्त कार्य और परिणाम में युक्तियुक्त संबंध होना चाहिए। अब जो चैप्टर नंबर 1 है विस्तार क्षेत्र, ये इम्पॉर्टेंट है, जुरिडिक्शन के बारे में बात बताता है कि आपका विस्तार कहाँ कहाँ होगा। तो सेक्शन नंबर 1 विस्तार इसका संपूर्ण भारत पर होगा, संपूर्ण भारत पर, होल ऑफ इंडिया। आईपीसी का विस्तार कहाँ होगा, संपूर्ण भारत पर होगा।
31 अक्टूबर 2019 के पहले इस इंडियन पीनल कोड की स्थिति दूसरी थी, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन पीनल कोड अप्लाई नहीं होता था। वहाँ पर आरपीसी अप्लाई होता था, रणवीर आपराधिक संहिता, यानी रणवीर संहिता के नाम से वहाँ एक प्यूनिटिव लॉ विकसित था। लेकिन जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल आने के बाद जम्मू कश्मीर को भी जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था वो समाप्त करके अब उसको भी एक अभिन्न अंग के रूप में माना जाने लगा है 31 अक्टूबर 2019 के बाद। अर्थात ये आईपीसी अब एप्लीकेबल वहाँ पर भी होगी जम्मू एंड कश्मीर में। सेक्शन नंबर 2, देखिए बड़े बारीकी से समझिएगा। कार्य या लोप, ये दो पर ही बेस्ड है पूरी इंडियन पीनल कोड। कोई एक्ट है, कोई ओमिशन है। अगर कोई भी एक्ट या ओमिशन भारत में होता है तो उस कार्य या लोप को दंडित करने वाली विधि कौन सी है? इंडियन पीनल कोड। दंड देने वाली विधि कौन है? इंडियन पीनल कोड। स्पष्ट लिखा है, आप बेयर एक्ट में देख सकते हैं कि किसी कार्य या लोप को जो भारत के भीतर किया जाता है वो भारतीय दंड संहिता से दंडित किया जाएगा, अदरवाइज नॉट, अन्यथा नहीं, यानी अन्यथा और कोई विधि नहीं है, उसको आप इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता से ही दंडित करेंगे। तो सेक्शन नंबर 2, अगर भारत के भीतर कोई अपराध होता है, कोई कार्य या लोप होता है तो उसके लिए दंड देने वाली विधि कौन सी है? आईपीसी। अब इसके बाद देन बात करेंगे सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 की अगर जो एज अ सिटीजन भारत का कोई नागरिक अगर विदेश में जाता है, फॉरेन में जाता है और वहाँ जाकर कोई अपराध करता है, अब उसका ट्रायल किस कोर्ट में, किस ज्यूरिडिक्शन में किया जाएगा? तो सेक्शन नंबर 3 इसके संबंध में बात करती है कि कोई कार्य या लोप यदि आउटसाइड ऑफ इंडिया होता है, यानी भारत के परे होता है, तो उस अपराध का विचारण कहाँ किया जाएगा? उस अपराध का विचारण, अपराध का ट्रायल कहाँ पर होगा, विचारण कहाँ पर होगा? तो इसके संबंध में सेक्शन नंबर 3 बात कर रही है कि अपराध का विचारण आपका इंडिया में किया जाएगा और उस पर भी एप्लीकेबिलिटी आईपीसी एप्लीकेबल होगी, उस पर आईपीसी लागू होगी। अगर भारत का कोई नागरिक विदेश में जाकर कोई अपराध करता है, भले उस कार्य या लोप को उस फॉरेन में अपराध ना माना जाता हो, तब भी उसको भारत के भीतर दंडित किया जाएगा, यानी आईपीसी से दंडित किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ए व्यक्ति है, वो इंग्लैंड जाता है, ब्रिटेन गया, वहाँ पर जार कर्म का एक अपराध करता है, जार कर्म, एडल्ट्री का अपराध करता है, जो आईपीसी के सेक्शन 497 में पनिशेबल है। अब इंग्लैंड गया और वहाँ पर एडल्ट्री का कोई अपराध किया, जबकि ब्रिटेन में एडल्ट्री को अपराध नहीं माना जाता है, यानी वहाँ पर एडल्ट्री को अपराध के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन इंडियन पीनल कोड में 497 यहाँ पर आपका अपराध के रूप में दिया गया था। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस आया 498 में, और इसके बाद 497 में जोसेफ साहनी का एक मामला आया। तो अब स्थिति परिवर्तित हुई है, लेकिन आईपीसी में 497 के अंतर्गत अपराध है। एक व्यक्ति इंग्लैंड गया, वहाँ पर कोई अपराध करता है, कौन सा अपराध? 497, यानी किसी दूसरी विवाहित पत्नी के साथ वो अननेचुरल यानी अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, उसे आप एडल्ट्री, यानी वो पत्नी किसी दूसरे पुरुष से विवाहित थी और उसके साथ कोई ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, उसे जारकर्म कहते हैं। अब इंग्लैंड में इस जारकर्म के लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है, कोई अपराध नहीं माना जाता है, तो अब क्या उस पर जो ए नामक व्यक्ति है, क्या इस पर आईपीसी अप्लाई होगी? तो इसका आंसर कर रही सेक्शन नंबर 3, यस, आईपीसी इंडियन पीनल कोड अप्लाई होगी, क्योंकि भारत के नागरिक हैं और आपका भारत के बाहर अगर आप कोई अपराध करते हैं तब भी आप पर आईपीसी लागू होगी, भले उस देश में अपराध ना माना जाए उसको, वहाँ पर कोई सजा हो या ना हो, इससे कोई
इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सेक्शन नंबर 3 यहाँ पर अपराध का विचारण यानी इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत ही किया जाएगा। तो अगर भारत से परे कोई अपराध होता है तब भी आपकी इंडियन पिनल कोड अप्लाई होगी। नाउ सेक्शन नंबर 4 राज्य क्षेत्रातीत अपराधों के बारे में। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझना होगा। एक्स्ट्रा ट्रेडिशनल जो आपके एरिया हैं, राज्य क्षेत्रातीत अपराध यानी भारत से उसका संबंध तो है, लेकिन वो संबंध भारत का किस प्रकार से है कि कोई व्यक्ति है भारत से बाहर गया, भारत का कोई नागरिक, भारत का नागरिक सिटीजन हो सकता है इंडिया का, कोई रजिस्ट्रीकृत एयरक्राफ्ट हो सकता है, पोत हो सकती है, विमान हो सकता है। तो रजिस्ट्रीकृत विमान, कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाकर, कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाकर अब भारत का कोई नागरिक है, बाहर जाता है और वहां पर कोई अपराध कारित करता है, तो क्या उस पर इंडियन पिनल कोड अप्लाई होगी? तो इसका आंसर है सेक्शन नंबर 4, यस अप्लाई होगी। चाहे वो भारत का या कोई एयरक्राफ्ट है या एरोप्लेन गई या समुद्री कोई सीमा थी, वहाँ पर भी अगर कोई विदेशी उस पर, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन कहाँ से प्राप्त है, इंडियन गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन उसको प्राप्त था, और अगर उस पर कोई विदेशी नागरिक भी उस एयरक्राफ्ट पर, उस शिप पर कोई क्राइम करता है जो कि भारतीय दंड संहिता में दंड नहीं बनाया गया है, तो उस पर भी, उस व्यक्ति पर, जो फॉरेनर था, जो विदेशी व्यक्ति था, उस पर भी इंडियन पिनल कोड अप्लाई होगी। यहाँ पर सेक्शन नंबर 4 कह रही है कि उस व्यक्ति पर भी आईपीसी लागू हो जाएगी। और यहाँ पर अगर आप इंडिया में बैठकर कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाकर या विदेश से कोई व्यक्ति भारत में अपराध करता है या यहाँ से विदेश में अपराध होते हैं, उस पर भी इंडियन पिनल कोड, ये नहीं होगा कि आपकी बाउंड्री भारत की ये है और इसी पर ही विस्तार क्षेत्र है। अगर आपका कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाकर अपराध किया जाता है आउटसाइड ऑफ इंडिया, कोई अगर इंडिया के द्वारा रजिस्टर्ड कोई पोत है, शिप है, विमान है, उस पर कोई ऑफेंस होता है, अपराध होता है, उस पर भी एप्लीकेबल होगा इंडियन पिनल कोड। और भारत का अगर कोई नागरिक है, बाहर जाता है, वहाँ पर भी उस पर आईपीसी होगी। मान लीजिए यहाँ से विदेश गया और वहाँ हत्या कर दी, तो उस पर भी आईपीसी लागू होगी और उसका जांच और विचारण भारत में ऐसा किया जाएगा मानो वह अपराध भारत में ही किया गया है, ऐसा उसके साथ ट्रीट किया जाएगा मानो वह अपराध भारत में ही घटित हुआ है। तो सेक्शन नंबर 4 राज्य क्षेत्रातीत अपराधों के बारे में। राज्य क्षेत्रातीत अपराधों के बारे में यहाँ पर सेक्शन नंबर 4 थी। सेक्शन नंबर 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंस कमिटमेंट की बात की कि ये संहिता आपकी संपूर्ण भारत में लागू होगी, 1 जनवरी 1862 से लागू होगी। ये 6 अक्टूबर 1860 में गवर्नर जनरल की इसको एसेंट मिल गई थी। इसको एक्ट नंबर 45 के नाम से जाना जाएगा, भारतीय दंड संहिता के नाम से जाना जाएगा और ये संपूर्ण भारत पर लागू होगी। सेक्शन नंबर 2 कि अगर भारत में कोई कार्य या लोक घटित होता है तो उसको दंडित करने वाली विधि कौन सी है, उस अपराध को दंडित करने वाली विधि कौन सी है, इंडियन पिनल कोड, अदरवाइज नॉट, और दूसरी कोई विधि नहीं है। सेक्शन 3 बात कर रहा है कि अगर भारत के परे कोई अपराध भारत के किसी नागरिक के द्वारा किया जाता है, भले उस देश में उस अपराध की कोई सज़ा हो या ना हो, ये कोई भी मायने नहीं रखेगा और उसको एज अ ट्रीट ऑफ
ट्रीट इंडिया में किया जाएगा, विचारण उसका इंडिया में किया जाएगा। सेक्शन नंबर 4 जो राज्य क्षेत्रातीत अपराध हैं, राज्य क्षेत्रातीत अपराध क्या हैं? भारत का नागरिक विदेश में जाता है, कोई अपराध करता है वो तो तब भी उस पर आईपीसी एप्लीकेबल होगी। अगर हमारे देश का कोई भी वायुसेना है, थल सेना है, ये कहीं विदेश में गए और वहाँ पर कोई विदेशी व्यक्ति उन पर कोई अपराध करता है तब भी इंडियन पीनल कोड अप्लाई होगी। कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाकर अगर इंडिया में कोई अपराध किया जाता है तो उस पर भी आपकी इंडियन पीनल कोड अप्लाई होगी। तो सेक्शन नंबर 4, तो 1 से लेकर 4 तक ये सेक्शंस थी। अब जो सेक्शन नंबर 2 था, सेक्शन नंबर 2 आपका बात कर रहा था कि अगर कोई भी कार्य या लोप अगर भारत के भीतर होता है तो उसको दंडित करने वाली विधि कौन सी है? इंडियन पीनल कोड। तो सेक्शन 2 का एक्सेप्शन है सेक्शन नंबर 5। सेक्शन 2 का अपवाद है सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 बात कर रहा है कि जो सेना, नौसेना, वायुसेना यानी एडमिरल्टी जो आपके अपराध होंगे, सेनाओं के अधिकारी कोई कमांडेंट ऑफिसर के द्वारा कोई अपराध होगा तो उस पर आईपीसी अप्लाई नहीं होगी। एक्सेप्शन है सेक्शन नंबर 5। तो वहाँ स्पष्ट लिखा है सेना, नौसेना, वायुसेना पर आईपीसी का कोई प्रभाव यानी असंगत प्रभाव डालने वाला ना समझा जाएगा। तो सेक्शन 2 में था कि कोई भी कार्य या लोप होता है, कोई भी एक्ट या ओमिशन जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, जो विधि के द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया है, आईपीसी में उसको परिभाषित किया गया है, आईपीसी में दंड की व्यवस्था की गई है, तो वो उसके लिए दंड देने वाली विधि कौन सी है? इंडियन पीनल कोड, आईपीसी। अब सेक्शन 2 का ही एक्सेप्शन है 5। तो ये कह रहा है कि अगर सेना, नौसेना, वायुसेना, सेना, नौसेना, क्योंकि वहाँ पर आपके अलग रेगुलेशन है, वायुसेना उन पर एक अलग अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, उन पर लॉ है, उनका कोर्ट है, तो वो सारी व्यवस्थाएं उसके अनुशासन को बनाए रखने के लिए, स्ट्रिक्ट प्रशासन के लिए ये ऐसी व्यवस्था की गई कि उन पर इंडियन पीनल कोड अप्लाई नहीं होगी। तो सेक्शन 2 का एक्सेप्शन सेक्शन नंबर 5। अब जो सेक्शन नंबर 4 में बात किया था अपन ने राज्य क्षेत्रातीत अपराधों के बारे में, तो इसके संबंध में एक बहुत अच्छा गाइडलाइन जो रूलिंग है माननीय सुप्रीम कोर्ट की आई है कि इसके साथ रीड विद सेक्शन आपको 188, सेक्शन नंबर 4 के साथ जो रीड विद सेक्शन है सीआरपीसी की सेक्शन आपको 188 को रीड करना है। इसके साथ ही सेक्शन नंबर 4 रीड विद सेक्शंस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 सेक्शन 188। सेक्शन 4 कहता है कि अगर भारत का नागरिक कोई विदेश में जाता है, वहाँ कोई अपराध करता है, उस पर आईपीसी अप्लाई होती है। लेकिन यहाँ पर जब प्रोसीजर की बात आती है तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 188 कहता है कि अगर भारत के परे अगर कोई अपराध होता है और उस अपराध का विचारण यदि भारत में चलाना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का सैंक्शन लेना होगा, यानी अनुमोदन, अप्रूवल किसका लेना होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना कोई भी विचारण नहीं किया जाएगा। अभी समझेंगे कि जांच क्या है, अन्वेषण क्या है, विचारण क्या है। जांच, अन्वेषण और विचारण। तो ये अपराध हो गया सेक्शन 4 के अंतर्गत। तो उस पे मान लीजिए नेपाल कोई व्यक्ति जाता है और नेपाल में किसी गर्ल्स को जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए वो भारत में लाया, तो ये अपराध कहाँ हुआ? नेपाल में हुआ, यानी भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उससे परे हुआ, यानी उसकी भारत की जो सीमा थी, बाउंड्री थी, उसके बाहर हुआ। अब उसको दंडित करने वाली विधि कौन है? आईपीसी, क्योंकि सेक्शन नंबर 4 कह रहे हैं कि भारत के परे भी करेंगे तब भी आपको आईपीसी से दंडित किया जाएगा। अब उसका रिस्ट्रिक्शन सीआरपीसी
सेक्शन 188 कह रही है कि आपने अगर कोई अपराध भारत से परे किया है और उसका विचारण भारत में करना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का भारत सरकार का अनुमोदन अवश्य ले लेना चाहिए। अनुमोदन लेने के पश्चात ही उसका विचारण किया जाएगा। विचारण अर्थात यानी सत्यता को जानना, सत्यता को जानना, इसको एक बार उसमें कह सकते हैं सत्यता को जानना। अन्वेषण में साक्ष्य एकत्रित करना, एविडेंस कलेक्ट करना, एकत्रित करना। और जांच में प्रथम दृष्टता मामला बनता है कि नहीं, प्रथम प्राइमा फेसी मामला बनता है कि नहीं बनता है, ये आपके जांच, अन्वेषण और विचारण। तो जो सेक्शन नंबर 4 है इसके साथ रीड विथ आपको करना है 188। अभी जो हमने आपको घटनाक्रम बताया कि नेपाल में एक व्यक्ति भारत का नागरिक गया और वहाँ से वो व्यक्ति किसी गर्ल्स को खरीद कर लाया। क्यों लाया? क्योंकि उससे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कराया जाए, यानी अपराध भारत में कराया जाएगा। वहाँ से लाया है, भारत के परे हुआ है, तो उसके संबंध में सेक्शन नंबर 4 ये मार्गदर्शन दे रही है, गाइडलाइन दे रही है कि आपको उसका विचारण भारत के भीतर किया जा सकेगा। अब सेक्शन नंबर 188 सीआरपीसी कह रही है कि इसका विचारण करने के पूर्व, अगर विचारण करने के पूर्व आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अनुमोदन, सैंक्शन ले लेना चाहिए, तभी आप उसका विचारण कर पाएंगे। अब इस संबंध में जो अभी लेटेस्ट में जजमेंट आया है तो उसका विचारण चलाया गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उत्तराखंड में, तो वो वहाँ पे खारिज कर दिया गया। वो हाई कोर्ट पहुँचा। हाई कोर्ट पहुँचने के बाद हाई कोर्ट ने उसको सज़ा दे दी। जो अभियुक्त व्यक्ति वहाँ से खरीद कर लाया था उसको सज़ा दी, क्योंकि भले आपने नेपाल में अपराध किया है, और उसको हाई कोर्ट उत्तराखंड ने सज़ा कन्विक्ट कर दिया। अब यहाँ पर वो व्यक्ति जो नेपाल का लाया था अभियुक्त व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाता है। अभियुक्त सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, माननीय उच्चतम न्यायालय, और वहां उसने ये तर्क दिया कि 188 में ये बात कही गई है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का सैंक्शन ले लेना चाहिए, और माननीय हाई कोर्ट ने या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हमारे विरुद्ध विचारण करने के पूर्व केंद्र सरकार की अनुमति नहीं ली है। इस कारण से यह विचारण अयोग्य है और ये विचारण हमारे ऊपर नहीं इम्पोज करना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए, और हमें दोष मुक्त किया जाना चाहिए या डिस्चार्ज किया जाना चाहिए। ऐसी उन्होंने तर्क रखा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अस्वीकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पार्टली आपका नेपाल में हुआ था और पार्टली भारत में हुआ है। जब अपराध भाग में होता है, किसी भाग स्वरूप होता है, खरीदा आपने वहाँ से, यानी अपहरण वहाँ से किया, लेकिन जो सेक्सुअल इनलीगल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है वो भारत के भीतर हो रहा है, तो उसका कुछ पार्ट भारत में भी हुआ। और जब अगर पार्टली कोई भी ऐसे ही अपराध की बात आएगी तो वहाँ पर केंद्र सरकार का अनुमोदन आवश्यक नहीं। अभी लेटेस्ट में ही सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी कि जब अगर भागता यानी पार्टली अगर कोई भी अपराध भागता, तो आधा भाग वहाँ पे हुआ था, आधा भाग यहाँ, इसलिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सेक्शन नंबर 4 था। सेक्शन नंबर 5 सेक्शन नंबर 2 का एक्सेप्शन था। अब यहाँ पे आगे डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पीनल कोड के और इम्पॉर्टेंट फैक्ट। भारतीय दंड संहिता बिना मेंस रिया के कोई अपराध नहीं होता है, और इसके लिए यहाँ पर इंडियन पीनल कोड में कुछ अपराध और कुछ परिभाषाएं बताई गई। उन परिभाषाओं को यहाँ पढ़ने का हम प्रयास करेंगे। आज हमने विस्तार क्षेत्र के बारे में समझा और इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अब सेकंड हमारा इसके बाद हम जनरल एक्सप्लेनेशन पर जाएंगे। जनरल एक्सप्लेनेशन 6 से लेकर 52A तक चलेगा। तो साधारण स्पष्टीकरण यानी जो संहिता में आगे शब्दों का प्रयोग करने वाले हैं हम लोग, तो उसी के एक एक शब्द को इंटरप्रिटेशन
को यहाँ समझने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।